हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे मिडिवल हिस्ट्री समरी 7th क्लास के लिए। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ। पिछले चैप्टर में हमने बात की किस तरीके से किंगडम्स ऑफ द साउथ थे, चोलास, पांड्यास, चालुक्यास, पल्लवास। आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जिसका हमने एक ओवरव्यू पिछले लेक्चर में भी लिया था कि कन्नौज के लिए 3 लोग लड़ते हैं। ट्राई मीन्स 3, पार्टाइट मीन्स 3 पार्टियां, 3 पार्टी या फिर 3 किंगडम्स या डायनेस्टीज, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास एंड पल्लवास। आप देख सकते हैं ईस्ट, वेस्ट और साउथ में तीनों तरफ से ये कोशिश कर रहे थे कि अपना स्वामित्व जताएं, अपनी सुजरेनिटी या फिर अपना पावर या अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करें कन्नौज में। अब हम पर्टिकुलरली एक एक पार्टी की या फिर एक एक डायनेस्टी की बात करते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रकूट्स थे या फिर राष्ट्रकूटास, इनका जो आप कहें स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो नॉर्दर्न डेक्कन, नासिक एरिया जो आज का नासिक है वहां पे। कैपिटल इनका मालखेड़ और काफी पॉपुलर या फिर बहुत ही ग्रेट रूलर जो इनके थे उनका नाम था अमोघ वर्षा। एज वी डिस्कस्ड, ही ऑल्सो ट्राइड टू कंट्रोल द नॉर्थ बाय कैप्चरिंग कन्नौज। सबका सपना था कन्नौज। गुर्जर प्रतिहारास का अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया या फिर इनका जो किंगडम था वो अवंती और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला था। He became very popular when he defeated Milets. मिलच उन लोगों को कहते थे जो बारबेरियंस थे या आउटकास्ट थे। अरब्स जनरली उस तरीके से उनको पुकारते थे। तो जब प्रतिहारस ने उनको हराया उसके बाद उनकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है या फिर पावर है उसमें काफी इजाफा हुआ, काफी इंक्रीमेंट हुआ। ईस्टर्न साइड जो पालास हैं, अब आप जानते हैं ईस्ट में हार्बर्स हैं, जैसे ईस्ट में बंगाल और बिहार के एरिया आते हैं। बंगाल के आसपास आपको देखने कोलकाता है और आसपास के एरिया में जो हार्बर्स हैं उसकी वजह से काफी इंपैक्ट मिला, काफी ट्रेड बढ़ा पालास का। जो फाउंडर है पाला एम्पायर के उनका नाम था गोपाला और जो स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए जाने जाते हैं रूलर उनका नाम है धर्मपाल। काफी अलायंसेस भी किया पालास ने उस टाइम पे, जैसे तिब्बत के साथ। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किंग जो गुर्जर प्रतिहारा की डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उनका नाम है राजा भोज और इन्होंने ही कैप्चर किया था कन्नौज को। तो आप समझ गए होंगे तीनों की लड़ाई में गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी जीती जिसमें किंग भोज ने कंट्रोल किया, कन्नौज को कैप्चर किया। एक राइटर हैं सुलेमान, उन्होंने अपने बुक में अपने अकाउंट्स में राजा भोज के बारे में मेंशन किया है। और राजा भोज यूज्ड टू वर्शिप विष्णु, इसीलिए जो विष्णु को वर्शिप करते हैं उनको विष्णु पूजक कहते हैं, या इंग्लिश में हम कहें तो वो वैष्णविज्म फॉलो करते हैं। अब जब राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास एक दूसरे से टसल कर रहे थे, लड़ाई में व्यस्त थे, उन्होंने काफी एनर्जी और काफी रेवेन्यू, काफी जो कह सकते हैं मैन एंड प्रॉपर्टी लूज की इन लड़ाइयों में, और उसकी वजह से राइज हुआ राजपूत का। अब हम राजपूत की बात करने से पहले समझ लें कि राजपूत के टाइम पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो राइज ऑफ राजपूत, किस तरीके से उनका ओरिजिन कैसे माना जाता है, डिसेंडेंट्स और अलग अलग जो राजपूत है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत पढ़ेंगे। फिर फॉरेन इन्वेशंस जो महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे चालू हुए। फिर मोहम्मद गौरी जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम बैटल ऑफ तराइन वगैरह के लिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बाद से ही दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होती है। अब राजपूत का ऐसा माना जाता है डिसेंडेंट्स जो आए, इट्स इज बिलीव्ड कि पहले या तो वो फॉरेन इन्वेडर्स थे, हुन्स से बिलोंग करते थे राजपूत, या फिर वो क्षत्रिय कास्ट है जिनमें हम चंद्रवंशी और शूरवंशी मानते हैं उनमें से कोई, या फिर ऐसा भी माना जाता है कि दे बिलोंग टू द फायर फैमिली जिसको हम अग्निकुला कहते हैं। फायर फैमिली में या अग्निकुला में जो इंपॉर्टेंट राजपूत थे उनमें जैसे तोमर है और चौहान्स। जो दिल्ली शहर है वो तोमरों के द्वारा बसाया गया था और उसको उस समय दिल्ली का कहते थे। बाद में चौहान्स ने इसको एनेक्स कर लिया और अपने किंगडम में मिला लिया। चौहान वंश में भी जो इंपॉर्टेंट राजा है उनका नाम है पृथ्वीराज 3। कुछ सालों पहले एक सीरियल भी आता था पृथ्वीराज के नाम से, और उसके बाद अभी रिसेंटली अक्षय कुमार स्टारर एक मूवी भी आने वाली है, आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। तो ये मूवी भी आने वाली है पृथ्वीराज नाम से, और ये पूरी कहानी हमें पता चलती है पृथ्वीराज रासो नाम का एक कॉम्पोजिशन है चंद्रबरदाई का। जो महाकवि चंद्रबरदाई हैं उन्होंने ये पृथ्वीराज रासो लिखा है, और उससे हमें पूरा पता चलता है कि किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटी और व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट्स। अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेशंस की। तो जो महमूद ऑफ गजनी है, महमूद आदमी का नाम है
और गजनी उस जगह का जहां का वो है। जनरली पहले के समय ऐसा होता था कि भोपाल वाले, मतलब जो भोपाल से आए हैं, उसी तरीके से अगर हम इस ये देखें तो महमूद जो गजनी का है, या महमूद गजनी वाला हिंदी में, 1000 से लेके 1027 एडी तक इसने कंटिन्यूसली अटैक किए 17 बार, जिसमें इसने काफी टेम्पल्स को सैक किया, जिसमें से सोमनाथ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमनाथ में काफी हीरे जवाहरात थे। कहते थे काफी भारी बेल वो टांगी हुई होती थी सोमनाथ में, जिससे काफी दूर तक आवाज आती थी, गांव गांव तक उस घंटे के बजाने की आवाज आती थी। वहां से इंडिया से काफी गोल्ड और ज्वेलरी, चाहे टेम्पल्स हो चाहे किसी भी जगह से, इन्होंने काफी लूटमार की। पर कहीं भी इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, इनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि हमें यहाँ पे एक एम्पायर एस्टैब्लिश करना है। इनका सिर्फ एक ही मोटिव था, हमें लूट के उस चीज को गजनी लेके जाना है। उसी समय महमूद और गजनी के साथ एक राइटर आते हैं जिनका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी गजनी से आकर यहाँ बसते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, कंट्री और उसकी जो भी कंडीशन है पीपल की, उन सब के बारे में लिखते हैं। एक काफी पॉपुलर पर्शियन पोएट है फिरदौसी, उन्होंने भी अपने शाहनामा में महमूद और गजनी का डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी भी उसी इलाके से आया था जहां से मोहम्मद गजनी आया था, और उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से टकराता है और हार जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है। मोहम्मद गौरी वापस आता है 1192 में काफी बड़ी फौज लेके, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके बाद अब आप ये समझिए, यहां से कंट्रोल जो चालू होगा, मोहम्मद गौरी का कंट्रोल चालू हो गया, और नियरली 1206 एडी के आसपास ये पूरा जो कंट्रोल है वो अपने एक गवर्नर, या फिर कह सकते हैं अपने नेक्स्ट हायर, जो कि एक स्लेव था, नेक्स्ट एयर को जो एक स्लेव था, इसलिए इसको हम कहते हैं कि यहां से वो ममलुक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाएगी, स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक को हैंड ओवर करके ये चला जाता है। अब सवाल आता है कि राजपूत क्यों हारे? तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस ये हैं। फ्यूडलिज्म की जो एम्पायर थी किसी भी राजपूत किंग की, वो फ्यूडल सिस्टम्स में बटी हुई थी, छोटे छोटे हिस्से थे जिनके एक फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो जो भी सोल्जर्स हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरफ तो लॉयल्टी शो करते थे, पर लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग वाज नॉट शोन बाय द सोल्जर्स। सोल्जर्स के फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ अच्छे रिलेशन, लेकिन किंग्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। रेवेन्यू का इशू है। रेवेन्यू का इशू इसलिए क्योंकि टू मच ऑफ ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मदया और अग्रहारा। तो आप ब्राह्मण को अगर जमीन दे देंगे तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो जाएगा, और ये प्रैक्टिस काफी एक्सटेंसिव हो गई, जिससे स्टेट का रेवेन्यू कम हुआ। और अगर आपको एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए हाई नंबर में, तो उसके लिए जरूरी है आप उनको कैश में पे करें, जिसकी कंडीशन स्टेट की नहीं बची। तो लिमिटेड सोल्जर अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से राजपूत की हार हुई। और ये पूरा सिस्टम जो फ्यूडल लॉर्ड का और किंगशिप का सिस्टम है, ये चलता रहा। जैसे जो चालुक्यास हैं वो राष्ट्रकूटास के फ्यूडेटरीज थे, जो चंदेलास हैं वो प्रतिहारास के फ्यूडेटरीज थे, चोला भी एक समय फ्यूडेटरीज थे। तो ये पूरा एक सर्कल चलता रहता है फ्यूडेटरीज का और फ्यूडल लॉर्ड्स का और किंग्स का। अब हम बात करते हैं कुछ एजुकेशनल एंड लर्निंग डेवलपमेंट्स की उसी दौरान। मतलब हम बात कर रहे हैं जो 800 से लेके ये 1100 या 1200 के पीरियड के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हुई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कथा सरित सागरा, ये जो किताब लिखी ये बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। फिर बेहाना की विक्रमन का देवचरित, बेहाना ने ये किताब लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। कलहाना ने रजत रंगनी लिखी 12th सेंचुरी में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कलहाना ने रजत रंगनी लिखी। और जयदेव ने गीत गोविंद। जनरली यूपीएससी मैच द पल में आपसे पूछ सकती है कि आप राइटर का नाम और साथ में मैच करिए बुक का नाम। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। जैसे आपका है जयदेव, तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि गीत गोविंद लिखा है। उसके साथ में रीजनल लैंग्वेजेस का भी उद्गम हुआ, राइज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो टुक प्लेस। तो कलेक्टिवली द रीजनल लैंग्वेजेस वर कॉल्ड अभ्रंशा। अभ्रंशा में आप देखेंगे मराठी, महाराष्ट्र के एरिया में, कर्नाटक के एरिया में, जो नॉर्दर्न कर्नाटक है उस इलाके में मराठी बोली जाने लगी। गुजरात में और कुछ हिस्से राजस्थान के, वहां पे बोली जाने लगी गुजराती, बंगाली भी। इस तरीके से तमाम जो रीजनल लैंग्वेजेस आई पिक्चर में,
उन लैंग्वेजेस को कलेक्टिवली अभ्रंशा कहते थे। और उसी के साथ बैकग्राउंड में भक्ति मूवमेंट भी काफी पॉपुलर हो रही थी। भक्ति मूवमेंट की एक बात आपने सुनी होगी कि जो भक्ति प्रीचर्स थे, जो भी सेंट्स रहे हैं भक्ति मूवमेंट के, उन्होंने जो भी टीचिंग्स या प्रीचिंग्स दी हैं वो हमेशा उन्हें रीजनल लैंग्वेजेस में दी, ताकि वो कॉमन मासेस को अपनी जो टीचिंग्स हैं वो कॉमन मासेस तक पहुंचा पाए। उन्होंने संस्कृत या फिर ऐसी भाषा यूज नहीं की है जो जनरली हाई क्लास लोग या एलिट लोग यूज करते हैं या फिर लर्नेड लोग यूज करते हैं। द लैंग्वेज यूज बाय भक्ति सेंट्स वॉज वेरी रीजनल, सो दैट इट कैन कैटर टू लार्ज नंबर ऑफ मासेस। इसके साथ बैकग्राउंड में जो आर्किटेक्चरल और प्लानिंग में डेवलपमेंट चल रही थी उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पालस के टाइम पे लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में, इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट हुआ। जब हम अलग से आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं और किस तरीके से इसका आर्किटेक्चर है, किस टाइम पे बना, स्टोन है, मोनोलिथिक है, सिंगल लॉक स्ट्रक्चर है या मल्टीपल लॉक स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें पे हम डिस्कशन करेंगे। राजपूत के टाइम पे ये दिलवारा टेम्पल जो है माउंट आबू राजस्थान में, इसके आप देखिए पिलर कार्विंग और ये सारी चीजें राजपूत के टाइम पे देखने मिली। सिमिलरली चंदेलाज जो कि फ्यूडिटरीज थे गुर्जर प्रतिहारास के, चंदेला, तो उन्होंने एक मंदिर ग्रुप ऑफ टेम्पल बनाए छतरपुर के पास, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट छतरपुर के पास, कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो है छतरपुर के पास, उसमें उन्होंने ये टेम्पल्स बनाए। और ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसमें कंदरिया महादेव काफी इंपॉर्टेंट है। कोणार्क में सन टेम्पल भी उसी दौरान बनाया गया। और म्यूरल पेंटिंग्स भी काफी पिक्चर में आई, काफी इंपॉर्टेंस इनका बढ़ा। जो बुक्स थी उनमें भी एक तरफ अगर राइटिंग है उसके बाद म्यूरल पेंटिंग एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई। तो ये था डिस्कशन जिसमें हमने बात किया थर्ड चैप्टर ऑफ 7th क्लास एनसीईआरटी मिडिवल हिस्ट्री, डिस्कसिंग अबाउट किंगडम्स ऑफ नॉर्थ। अगले चैप्टर में हम और आपके लिए डिस्कशन लेके आएंगे मिडिवल हिस्ट्री के। हमारे साथ बने रहिए। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।